हरे कृष्णा माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडेज 33 अर्निंग पर शेयर और आज की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है और इसमें हम सीखने वाले हैं कि बेसिक अर्निंग पर शेयर या डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट होता है कॉन्टिंजेंटली इशुएबल शेयर्स के केस में। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि भाई ये कंटिंजेंटली इशुएबल शेयर्स होते क्या हैं और इसके बाद हम इसका कैलकुलेशन सीखेंगे, इसका इम्पैक्ट देखेंगे कि बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करते वक्त इसका क्या इम्पैक्ट आता है, इसकी कैलकुलेशंस कैसे होती है। ठीक है, तो चलिए लिखना शुरू करें साथ साथ। और हाँ, आज की क्लास में हम यहाँ पर करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन 12 जो हमारे आईसीआई के मॉड्यूल का है, जो कि कंटिंजेंटली इशुएबल शेयर्स पर है और ये आपको हमारी ज़ेंडुका लर्निंग्स की बुक में भी मिलेगा इलस्ट्रेशन 12, तो वो हम करने वाले हैं। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं फटाफट से और प्रॉपरली, कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो पहले यहाँ हेडिंग डालिए, कंप्यूटेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर। ठीक है सर, लिख लिया सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। कंप्यूटेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर इन केस ऑफ कंटिंजेंटली इशुएबल शेयर्स। सर ये वर्ड कहीं सुना सुना तो लगता है, कंटिंजेंटली वाला। मैंने कहा हाँ भाई, आपने जब इंटरमीडिएट में अपने बचपन में AS4 पढ़ा था, कंटिंजेंसीज एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, तो वहां पर कंटिंजेंसी शब्द था, इस पर इंडेज भी है। तो खैर कंटिंजेंटली इशुएबल शेयर्स, और चलो इसका एक और नाम दे देते हैं। सर बताओ क्या लिखना है? मैंने कहा लिख लो जी कंटिंजेंट शेयर्स। ठीक है सर, ये भी हो गया। तो सर अर्निंग पर शेयर निकालना सीखेंगे, पर उसके पहले ये तो बता दो कि कंटिंजेंटली इशुएबल शेयर्स होते क्या हैं। तो देखिए मैं बहुत सिंपल सी बात करता हूं कि भाई किसी कंपनी ने जो है, मान लीजिए एक बिजनेस कॉम्बिनेशन हुआ, मैं बिजनेस कॉम्बिनेशन का एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए कि एक्स लिमिटेड नाम की कंपनी ने वाई लिमिटेड को एक्वायर किया और एक्वाजिशन पे कंडीशंस रखी कि भाई फ्यूचर में अगर आप इतने इतने रिटेल स्टोर्स खोल लोगे, इतने इतने आउटलेट्स ओपन कर लोगे, ऐसा कर लोगे, वैसा कर लोगे, और वो हो जाएगा तो शेयर इशू कर देंगे, वरना नहीं करेंगे। मतलब इशू हो जाएंगे, मतलब वो कंडीशंस पूरी हो जाएगी तो शेयर इशू हो जाएंगे, और नहीं होंगी तो वो शेयर इशू नहीं होंगे। मतलब शेयर का इशू होना या ना होना किसी फ्यूचर की अनिश्चित अनसर्टेन कंडीशन या सिचुएशन पर बेस्ड है। वो जो कि इट मे हैपन, इट मे नॉट हैपन, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये कंटिंजेंट सिचुएशन है। या देखिए एक और केस बता, प्रॉफिट्स टारगेट दे दिया कि भाई अगर आप इतने रुपए के प्रॉफिट्स को कवर अप कर लोगे, इतना टारगेट पूरा कर दोगे, तो ये टारगेट पूरा करने पर हम आपको जो है वो शेयर्स देंगे, अदरवाइज वो शेयर नहीं देंगे। तो कंटिंजेंसी क्या होती है? एक कंडीशन होती है, एक सिचुएशन होती है, एक पर्टिकुलर डेट की बात होती है। तो ईपीएस भी एक पर्टिकुलर डेट पर निकालते हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। तो अर्निंग पर शेयर निकालने के पहले हम क्योंकि हमें अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करना पड़ता है। न्यूमरेटर में होती है अर्निंग्स जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए होती है, और डिनोमिनेटर में होते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। तो जाहिर सी बात है कि अगर कुछ कंटिंजेंसी है और जिसकी वजह से शेयर इशू हो सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं जो शेयर इशू हो जाएंगे वो तो भले ही कंटिंजेंटली इशुएबल शेयर हैं, पर मान लीजिए वो सिचुएशन पूरी हो जाती है, वो कंडीशन पूरी हो जाती है और वो शेयर इशू हो जाते हैं, तो वो बेसिक ईपीएस में ही आ जाएंगे। क्योंकि ये तो बात आप जानते ही हो ना कि जो इक्विटी शेयर बन गए वो तो बेसिक ईपीएस में आते हैं, लेकिन जो इक्विटी शेयर बन सकते हैं, जिनको हम पहले कहते थे पोटेंशियल इक्विटी शेयर, तो वहां कोई कंटिंजेंसी नहीं होती थी। वहां कोई कंटिंजेंसी नहीं थी। कन्वर्टिबल डिबेंचर है, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है, उसमें कोई कंटिंजेंसी नहीं है। उसमें तो कंपनी पहले दिन से कहती है कि तुम चाहो तो ले लेना, इस डिबेंचर के बदले में शेयर ले लेना, कन्वर्टिबल का ऑप्शन पहले दिन से था।
यहां पर तो कंपनी ने अभी कोई श्योरिटी नहीं दी है, वो तो कंडीशंस पूरी होगी तो खैर देखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कंटिजेंटली इशूएबल शेयर्स इशू हो जाएंगे तो बेसिक ईपीएस में आ जाएंगे। लेकिन अगर जिस दिन हम ईपीएस कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर उस दिन ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये कंडीशन पूरी हो रही है, हो जाएगी, तो फिर हमें उसे डाइल्यूटेड ईपीएस में भी लेना होगा। लेकिन कैसे लेंगे, क्या करेंगे, कैलकुलेशन कैसे होगी, ईपीएस कैसे निकलेगा, वो सब अभी आराम से धीरे धीरे होले होले समझ में आ जाएगा। तो देखिए हेडिंग लिख लिया सभी ने, कंप्यूटेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर इन केस ऑफ कंटिजेंटली इशूएबल शेयर्स और कंटिजेंट शेयर्स। अच्छा, इसकी कंटिजेंट शेयर्स की जो थ्योरी है वो मैं बाद में लिखवाऊंगा, पहले हमको एक इलस्ट्रेशन, एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, हम उसी पर बेस्ड क्वेश्चन पर आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर अब हम सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन की। और बेसिक ईपीएस का कांसेप्ट क्लियर है, डाइल्यूटेड ईपीएस के कांसेप्ट क्लियर है, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, इवन एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो अब जरा यहां पर आ जाएं, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, और ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सर इतना इंपॉर्टेंट है मतलब तो क्या मतलब याद कर लें इसे? मैंने कहा याद तो करना ही है, लेकिन समझ के कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है। ठीक है सर, बताओ कौन सा इलस्ट्रेशन? मैं कहूंगा भाई अपनी जो जेंडुका लर्निंग्स की किताब है हमारी, उसमें का इलस्ट्रेशन 12 निकाल लें। सर इलस्ट्रेशन 12 हम निकाल लेते हैं, ये आपको अपनी जेंडुका की बुक में भी मिल जाएगा सर, और सर ये ICAI का मटेरियल में भी मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। तो हम करने जा रहे हैं बहुत ही महान क्वेश्चन, बाहुबली जिसको मैं बोलता हूं। ये इलस्ट्रेशन 12 मुझे बड़ा पसंद है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए तो मैं आपके सामने ये इलस्ट्रेशन 12 निकाल लेता हूं। ठीक है सर, ये निकाल लिया, और यहां पर ये जो है, हाँ चलिए सर अब क्या करना है, मैं जरा क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली। देखिए, ऑर्डिनरी शेयर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग 20x1, 10 लाख शेयर आउटस्टैंडिंग है। यहां पे मैं शॉर्ट में इस क्वेश्चन को लिखूंगा। पहले नंबर ऑफ शेयर्स जो है मुझे 10 लाख शेयर्स दे रखे हैं, है ना। और देखिए क्वेश्चन में साफ लिखा है, देयर वर नो ऑप्शंस, नो वारंट्स, नो कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब इस पीरियड में, इस 10 लाख में, और ये तो 10 लाख शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स ही हैं तो, लेकिन इस पूरे पीरियड में जो 20x1 का पीरियड दिया है, इसमें हमें कोई भी ना तो कन्वर्टिबल डिबेंचर है, ना कोई कन्वर्टिबल ऑप्शन है, ना कोई कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है, ना कोई कन्वर्टिबल वारंट है। इन शॉर्ट कोई पोटेंशियल इक्विटी शेयर नहीं है। तो सर फिर तो डाइल्यूटेड ईपीएस की बात ही नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अगर कोई पोटेंशियल इक्विटी शेयर नहीं होगा तो नहीं होगी। लेकिन कंटिजेंटली इशूएबल शेयर्स की वजह से अगर फ्यूचर में इक्विटी शेयर बन सकते हैं तो वो तो डाइल्यूटेड में आएंगे ना। तो वैसे कोई अभी पोटेंशियल इक्विटी शेयर नहीं है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब इस कंपनी ने एक बिजनेस कॉम्बिनेशन किया है, मतलब किसी के साथ अमलगमेशन, मर्जर कुछ किया है, और ये टेक ओवर किया है, और इन्होंने कहा है कि भाई हम आपको एडिशनल शेयर इशू कर देंगे। क्या बात है साहब, एडिशनल शेयर्स इशू करने की बात है। तो ये देखो, मैं तो समराइज्ड वे में लिख रहा हूं यहां पर, आप भी चाहे तो क्वेश्चन को समराइज्ड वे में लिख लें। एडिशनल शेयर्स विल बी इशूड। अरे वाह सर, तो विल बी इशूड में क्या क्या है? एक, भैया न्यू रिटेल स्टोर खोलने पड़ेंगे। अरे सर ऐसा क्या, न्यू रिटेल स्टोर खोलेंगे? सर अगर नहीं खोले तो नहीं इशू होंगे। सर खोल दिए तो शेयर इशू हो जाएंगे, नहीं खोले तो नहीं इशू होंगे। अरे वाह सर, मतलब ये तो डिपेंड इस बात पे करता है कि वो स्टोर खोलेंगे या नहीं। बिल्कुल ओके सर, तो ये तो एक कंडीशन है सर, ये तो सिचुएशन है जो कि अनसर्टेन है और फ्यूचर है, तो कंटिजेंट शेयर हो गए। तो मैंने कहा बिल्कुल। अच्छा, कितने शेयर इशू करेंगे मालूम? 5000 शेयर्स इशू करेंगे ऑन ईच रिटेल स्टोर। ईच स्टोर, हर स्टोर पर 5000 शेयर इशू कर देंगे। बड़ी अच्छी बात है तो यार सर, बहुत ही बढ़िया है ये जो है। अब क्या है सर, मैंने कहा और भी भैया यहाँ पे भयानक कंटिजेंसी दिख रही है। मैंने बोले क्या भैया, ये जो है ना बोल रहे हैं 20 लाख, 20 लाख रुपए का प्रॉफिट टारगेट दे दिया है। ओ माय गॉड सर, 20 लाख रुपए का प्रॉफिट टारगेट किस बात का? फॉर द ईयर। ओके सर, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 20x1 ऐसा लिखा है। मतलब ये x1 20x1 की ही इंफॉर्मेशन थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो इसका मतलब मुझे लगता है अकाउंटिंग ईयर इनका जनवरी से दिसंबर है। x1 की बात कर रहे हैं ना। हाँ,
तो 20 लाख का टारगेट दे दिया, एक्सेस 20 लाख के ऊपर ग्रेटर होना चाहिए। ओ हो सर, अच्छा ग्रेटर हो जाएगा तो क्या होगा? तो भैया फॉर एवरी ₹1000, हर 1000 रुपए के एक्सेस प्रॉफिट पर ये आपको फॉर एवरी ₹1000 प्रॉफिट ये आपको 1000 शेयर्स दे देंगे। अरे वाह सर, सर 1000 शेयर्स, 1000 रुपए के एक्स्ट्रा 20 लाख के ऊपर। हाँ सर, 1000 रुपए के प्रॉफिट पर, 1000 रुपए का 20 लाख के ऊपर 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो मैंने कहा 1000 शेयर। सर 2000 का हो गया तो मैंने कहा 2000 शेयर। सर 5000 का हो गया तो मैंने कहा सर 5000 शेयर। सर वो 999 का हुआ तो फिर यार कुछ भी नहीं, इसमें पार्ट की बात तो की नहीं है। अच्छा सर, सर 1200 का हो गया तो भी फिर मेरे हिसाब से तो 1000 ही मिलने चाहिए, है ना? वो तो 2000 पे पूरे 1000 बनेंगे, ऐसा कुछ सर जरूरी है? नहीं जरूरी नहीं है, क्वेश्चन में आगे देखते कुछ लिखा हो तो ठीक है, नहीं तो जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। 20 लाख रुपए के एक के ऊपर जितना भी प्रॉफिट होगा उस पे हर 1000 रुपए के प्रॉफिट पर 1000 शेयर देंगे। सर नहीं हुआ तो नहीं देंगे। सर प्रॉफिट अगर 20 लाख से ऊपर हो गया तो दे देंगे। सर नहीं हुआ तो नहीं देंगे, और हो गया तो देंगे। अरे सर ये तो फिर कंटिजेंटली शेयर लग रहा है। मैंने कहा बिल्कुल हाँ। अब क्या हुआ, इन्होंने स्टोर ओपन कर लिए, है ना? स्टोर जो ओपन हुए वो जरा देखना, 1 मई को एक ओपन हुआ और एक स्टोर ओपन हुआ है, हो गया स्टोर ओपन हो गया। तो सर स्टोर ओपन हो गया तो शेयर इशू हो जाएंगे? मैंने कहा बिल्कुल हो जाएंगे। 1 सितंबर X1 को एक इशू हो गया। इस साल 2 स्टोर तो ओपन हो गए जी। और अब आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं, यहां पे कंसोलिडेटेड आपको दे रखा है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट दे रखा है आपको ईयर टू डेट का। सर ये क्वेश्चन हम भी नोट करें क्या? देखो पढ़ लो आप क्वेश्चन और समराइज जो में नोट कर लेते हैं तो थोड़ा ठीक रहता है। पहली बार हम ये जब क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा नोटिंग रहे तो ज्यादा बेटर मानता हूं मैं। ठीक है सर, अब आप कह रहे हो तो हम मानेंगे सर, आपकी बात तो हम मानते हैं ना सर। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप राजा बच्चे हो। ठीक है, अब क्या करना है जी? सर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट कैसे दे रखा है? मैंने कहा देखो भाई, जनवरी, फरवरी और मार्च, पहले 3 महीने का प्रॉफिट दिया इसने 11 लाख रुपए का। ओके सर, फिर 30 जून तक का प्रॉफिट दे रखा है। तो देखिए मानो सवाल में लिखा है ईयर टू डेट। ईयर टू डेट का मतलब होता है ईयर की स्टार्टिंग से जिस डेट तक बात हो रही है ना? जैसे हम एस पढ़ते थे 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो मान लीजिए अप्रैल टू मार्च का साल होता था, अप्रैल से मार्च तक का ईयर होता था। और आपको मालूम है कि इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एस 25 बचपन में, यहां भी इंडेस फाइनल में भी पढ़ते हैं उसका, तो वही के पहले क्वार्टर में अप्रैल मई जून की रिपोर्टिंग होती थी, अप्रैल से जून, ईयर टू डेट इज 30 जून। लेकिन तो दूसरा क्वार्टर होता था ना, वो जुलाई अगस्त सितंबर नहीं होता था, वो दूसरा क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर है, पर रिपोर्टिंग पहले 3 महीने की होती है, फिर अप्रैल से सितंबर की होती है 6 महीने, फिर अप्रैल से दिसंबर की होती है 9 महीने, फिर अप्रैल से मार्च की होती है 12 महीने। मतलब वो ईयर स्टार्टिंग अप्रैल टू मार्च, अप्रैल अगर मैं अप्रैल टू मार्च लूं तो अप्रैल मई, अप्रैल टू जून 30 जून, फिर अप्रैल टू सितंबर, फिर अप्रैल टू दिसंबर, फिर अप्रैल टू मार्च, ऐसे होती है। अगर मैं जनवरी से बात करूं, अगर कैलेंडर ईयर की बात करूं, तो कैलेंडर ईयर की बात करूं तो पहली रिपोर्टिंग होगी जनवरी, फरवरी, मार्च। फिर अगली रिपोर्टिंग अप्रैल मई जून की नहीं होगी, जनवरी से जून की होगी, फिर जनवरी से अक्टूबर की होगी, सितंबर की, और फिर जनवरी से दिसंबर पूरे साल की होगी। 3, 6, 9, 12 कम्युलेटिव होती है, इसको कहते हैं ईयर टू डेट। तो सर इसका यहाँ पे क्या यूज आ गया सर इस क्वेश्चन में, ईपीएस में ईयर टू डेट का? ये जो प्रॉफिट है 11 लाख रुपए का, ये जनवरी टू मार्च दे रखा है आपको। अब आपको 30 जून तक का प्रॉफिट दे रखा है, तो वो ईयर टू डेट दे रखा है, तो जनवरी से जून तक का दे रखा है। ओके सर, कितना? 23 लाख। तो जनवरी, फरवरी, मार्च का 11 लाख था और जनवरी से जून 6 महीने का 23 लाख है। तो इसका मतलब बड़ी सिंपल सी बात है कि जो अप्रैल मई जून का प्रॉफिट है 3 महीने का, वो 23 माइनस 11, वो तो 12 लाख ही है ना? हाँ जी, जनवरी, फरवरी, मार्च का 11 लाख, फिर अप्रैल मई जून का 12 लाख, तो जनवरी से जून तक का 23 लाख। अच्छा सर ये ऐसे दे रखा है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल ये ऐसे ही दे रखा है, ईयर टू डेट दे रखा है। सर फिर क्या दे रखा है? फिर ये जनवरी से लेकर तो ईयर टू डेट सितंबर तक का प्रॉफिट दे रखा है 19 लाख रुपए का। सर ये क्या? जनवरी से जून कंपनी 23 लाख के प्रॉफिट में थी और जनवरी से सितंबर 9 महीने का देख रहे तो 19 लाख रह गया।
तो इसका मतलब जुलाई अगस्त और सितंबर में, जुलाई अगस्त और सितंबर में सर इसका मतलब 23 से 19 सर 4 लाख का लॉस हुआ। मैंने कहा बिल्कुल 4 लाख का लॉस हुआ सर, ठीक है। और फिर ईयर एंड हो गया जी, और ईयर एंड जो हुआ तो ईयर एंड में हमको देखा जनवरी से दिसंबर तक का प्रॉफिट पूरे साल का। सर ये कितना दे रखा है? मैंने कहा आप देख के बताओ भाई कितना दे रखा है। सर हम बताएंगे। मैंने कहा बताओ। तो बोले सर 29 लाख। सर जनवरी से सितंबर 9 महीने का 19 लाख था, जनवरी से दिसंबर 12 महीने का 29 लाख है। सर इसका मतलब ये जो क्वार्टर, चौथा वाला क्वार्टर था अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, इसमें अक्टूबर से दिसंबर में सर हमें 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। मैंने कहा यार मान गया मैं आपको, गजब, बिल्कुल सही कैलकुलेशन आपने की है। खैर कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। सर आपने क्वेश्चन पढ़ते वक्त एक बात मिस कर दी। मैंने कहा क्या मिस कर दी भाई? बोले सर जब 30 सितंबर का जो 19 लाख का प्रॉफिट दिया था सर, उस प्रॉफिट में हमको ये बोला है कि 4,50,000 रुपए का जो लॉस था वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से था। ओ माय गॉड, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन भी है और इस सवाल में डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन भी है। और सर देखो आपने हमको बता रखा है सर कि जब भी ईपीएस डिस्क्लोज होता है तो प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर के साथ प्रीवियस ईयर का भी डिस्क्लोज होता है। और अगर सर कंसोलिडेटेड पेरेंट सब्सिडरी की बात करें तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी ईपीएस डिस्क्लोज होता है और कंसोलिडेट का भी होता है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में भी ईपीएस डिस्क्लोज होता है। और सर खास बात आपने ये भी बता रखी है हमको कि अगर किसी बिजनेस में डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है ना तो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का ईपीएस अलग डिस्क्लोज होगा, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का अलग डिस्क्लोज होगा, और टोटल पूरे बिजनेस का कंटिन्यूइंग प्लस डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का टोटल भी डिस्क्लोज होगा। तो सर इसका मतलब यहाँ पर ये जो तीसरा क्वार्टर है ये वाला जुलाई अगस्त सितंबर वाला जिसमें आप 4 लाख का नेट लॉस दिखा रहे हो भाई 23 से 19, पर ये 19 लाख कैसे आया? इसमें लिखा है कि भाई 4.5 लाख जो है ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का लॉस था। मतलब मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि अगर इस जुलाई, ये वाले जो जुलाई से सितंबर वाले 3 महीने हैं, या हाँ, तो अगर इस जुलाई से सितंबर वाले 3 महीनों में अगर लॉस नहीं हुआ होता ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन वाला है ना, ये तो लॉस के बाद 19 लाख है। थोड़ा सोचो, लॉस अगर नहीं हुआ होता है 4.5 लाख का तो भाई साहब ये तो 23,50,000 का प्रॉफिट होता। मतलब 23 लाख से ये 23,50 होता तो 50,000 का प्रॉफिट होता। लेकिन चूंकि इस कंपनी में कोई डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन था जिसकी वजह से वो 4.5 लाख का लॉस हुआ तो अल्टीमेटली वो 19 लाख हो गया। और सर ये करना क्या है? मैंने कहा चलो छोड़ो, इतना दिमाग में रख लो कि कोई डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है। मैं डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन को बिल्कुल आखिरी में डिस्कस करूंगा, पहले अपन नॉर्मल बिना डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के सवाल को सीख लेते हैं। सर आ तो रहा है समझ में थोड़ा सा, लेकिन सर पहला क्वेश्चन है, अरे भाई पहला क्वेश्चन है और सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन अच्छे से कर लो। सर इसमें कैलकुलेट बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस ऑन क्वार्टरली बेसिस एज वेल एज एनुअल बेसिस। ओ माय गॉड सर, हमें तो क्वार्टरली ईपीएस भी निकालना है। मैंने कहा हाँ सर, इसको भी ईयर टू डेट, नहीं ईयर टू डेट नहीं बोला, क्वार्टरली मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ऐसे 4 ईपीएस निकलेंगे बेसिक और ऐसे 4 निकलेंगे डाइल्यूटेड। नहीं 4 और 4 8, और 2 और निकलेंगे, एक टोटल वाला बेसिक और एक टोटल वाला डाइल्यूटेड। भाई टोटल भी तो निकालना है, एनुअल भी निकालना है। ठीक है सर, तो एक क्वेश्चन तो समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा। और सर इस क्वेश्चन में मेन बात ये ध्यान रखनी थी कि ये प्रॉफिट जो दे रखा है ये ईयर टू डेट दे रखा है। भाई कंसोलिडेट वर्ड तो इसलिए यूज किया कि इन्होंने कोई बिजनेस कॉम्बिनेशन किया, मतलब ए ने बी को खरीद लिया तो कंसोलिडेट ओवरऑल प्रॉफिट है ये, तो ईपीएस ओवरऑल निकाल देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग इंफॉर्मेशन की बात नहीं है। लेकिन यहां पर हमें जो है डिसकंटिन्यूइंग जो है ये ईयर टू डेट प्रॉफिट दे रखा है। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन जो है उसकी बात अभी मत करो, अभी अपन नॉर्मल वे में बिल्कुल सिंपल वे में समझते हैं, क्योंकि हमारा मेन एम अभी हमें बेसिक ईपीएस निकालना आता है, हमें डाइल्यूटेड भी आता है, हमें कंटिजेंटली इश्यूएबल शेयर का कॉन्सेप्ट समझना है और उसका इंपैक्ट देखना है कि ईपीएस इस केस में कैसे निकालते हैं। हाँ सर आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो। तो मैंने कहा जी अब अपन जो है ना एक एक करके बात करेंगे। अच्छा मैं एक बात पहले ही आपको बता दूं कि अपना आप हमारी बुक देखें, इंस्टीट्यूट का मटेरियल देखेंगे तो इसका जो फॉर्मेट है ना, इस क्वेश्चन को मॉड्यूल में कैसे किया है, पर्टिकुलर्स Q1 Q2 Q3 Q4 टोटल है ना, एक ऐसी 2 टेबल बनाइए, एक बेप्स के लिए
बेप्स मतलब बीईपीएस, बेसिक ईपीएस, एक डेप्स के लिए डीईपीएस। तो सर ऐसे ही तो बनाएंगे, क्वेश्चन में क्वार्टरली भी पूछा और टोटल भी। मेरा ध्यान अभी प्रेजेंटेशन पे नहीं रहेगा, मेरा ध्यान अभी कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन समझाने पर रहेगा। तो एक बार मैं इसको करवा देता हूं, फिर आप लोग जब इसको रिवीजन करें तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में कर लेना, टेबल ही तो बनानी है। ठीक है सर, तो भाई अब आप लोग मेरे साथ आ जाओ, अब मैं एक एक करके हम लोग यहां पर बात करेंगे, है ना। चलिए लिखिए Q1 जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीने। सर ये ईपीएस निकलेगा कब? ऑब्वियसली जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर एंड हुआ तो 31 मार्च को निकलेगा, लेकिन फॉर दिस पीरियड निकलेगा। ठीक है सर। सर एक तो बीईपीएस आएगा, मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, और सर एक डीईपीएस आएगा। मैंने कहा वाह, बहुत ही बढ़िया बात बता दी आपने, मैं आपको इसके लिए भारत सरकार से पद्मश्री दिलवा दूंगा। ठीक है ना। तो बीईपीएस, अब जरा क्वेश्चन अपने सामने रखना, मैंने भी रख लिया है। और बेसिक अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर Q1 की बात करो। सर 11 लाख तो है ही। मैंने कहा वेनेस बताओ नंबर ऑफ शेयर। सर वो तो टाइम फैक्टर की तो कोई बात ही नहीं है, क्वेश्चन में डायरेक्टली हमको 10 लाख शेयर दे रखे हैं और बाकी कुछ दिया ही नहीं है, तो हम तो शुरू से मानेंगे। मैंने कहा हाँ। सर एक काम करो कि सर डीईपीएस में भी ये 11 लाख की अर्निंग और ये 10 लाख शेयर तो शुरू से ही थे, तो 12/12 पूरे आने ही आने हैं, तो इसको तो लिख ही लो ना, एक बार तो लिखने में क्या जाता है आपका। मैंने कहा हाँ यार, बात आपकी बिल्कुल सही है ना। और सर इतनी बड़ी बड़ी लाइन क्यों खींच दी आपने? 1 मिनट रुको भाई, ये हो गया और यहां पर ये हो गया। सर बिल्कुल ठीक बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा देखो बेसिक ईपीएस में तो 1.1 आ जाएगा। हाँ, अब हम 31 मार्च को डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल रहे हैं, हमें देखना पड़ेंगे पोटेंशियल इक्विटी शेयर, क्या कोई पोटेंशियल इक्विटी शेयर है। अब मेरी, अरे यार एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अभी क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कस कर ले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। वो ये देखिए, न्यू स्टोर खुलेंगे तो नए शेयर इश्यू होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। और ये जो 20 लाख वाली जो कंडीशन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन, इसमें गलती करते हैं बच्चे हमेशा। वो गलती खैर अब आप, मैं बता रहा हूं तो अब आप करेंगे नहीं, क्योंकि मैं बता ही दूंगा आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा आपका। हाँ सर बताओ, 20 लाख रुपए से प्रॉफिट हुआ ज्यादा तो हम इनको शेयर इशू कर देंगे, है ना सर। इसका मतलब सर 11, ये पहले वाले क्वार्टर में तो प्रॉफिट 11 ही लाख हुआ, तो 20 लाख से ऊपर हुआ ही नहीं। तो पहले वाले क्वार्टर की बात करें तो ये कंपनी एलिजिबल ही नहीं होगी सेकंड वाले कंडीशन के शेयर्स के लिए। तो अभी रिटेल स्टोर वाली को भूल जाओ, वो तो क्लियर है, जब रिटेल स्टोर ओपन होंगे तब शेयर इश्यू होंगे, वरना नहीं होंगे। और वो क्वेश्चन में दे भी रखा है कि रिटेल स्टोर कब ओपन हुए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। तो पहले वाले क्वार्टर में तो अपना प्रॉफिट ही सर 11 लाख रुपए का है ना सर, तो इसलिए तो अपन 20 लाख से ऊपर गए नहीं, तो ये तो इसको शेयर मिलेंगे ही नहीं सर। मैंने कहा अच्छा चलो मान लिया आपकी बात सर। अब जो दूसरा क्वार्टर है उसमें तो सर देखिए आप, ये प्रॉफिट 12 लाख का और हो गया, तो ओवरऑल प्रॉफिट हमारा 23 लाख हो गया। सो सर हम बात करें अगर 30 जून की, 30 जून की अगर हम बात करें तो सर 20 लाख से ऊपर हमारा प्रॉफिट हो गया ना सर। मैंने कहा हाँ यार हो गया, 23 लाख हो गया। तो सर हर 1000 प्रॉफिट पर 1000 शेयर थे, तो सर ये 3 लाख एक्सेस हो गया ना सर। तो 1000 रुपए के प्रॉफिट पर 1000 शेयर थे, तो सर 3 लाख रुपए के प्रॉफिट पर 3 लाख शेयर इश्यू होना चाहिए ना 30 जून को। मैंने कहा हाँ आप बोल तो सही रहे हो कि 3 लाख शेयर इश्यू होने चाहिए और हो ही जाएंगे आपके हिसाब से, लेकिन ये नहीं इश्यू होंगे सर। क्यों सर? जब साफ लिखा है कि 20 लाख शेयर के 20 लाख के ऊपर प्रॉफिट जाएगा। देखिए क्वेश्चन में ये देखना बहुत जरूरी है, देखिए समझेंगे। एक्चुअली ये कंडीशन जरूर 30 जून को पूरी हो रही है कि ऐसा देखिए एक बात समझें, शेयर देखिए हमने कोई कंडीशन रखी, वो एक अलग बात। फिर हमें ईपीएस कैलकुलेट करने वाले दिन अगर वो कंडीशन पूरी हो गई तो इक्विटी शेयर कन्वर्ट हो ही जाएंगे, तो शेयर बन ही जाएंगे, तो वो तो बेसिक में ही आ जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कंडीशन हमारी ईपीएस निकालने वाले दिन बन रही है कि फ्यूचर में शेयर इश्यू होंगे तो ही तो डीपीएस लेंगे, है ना। तो सर इसमें तो सर ये जो सेकंड वाले क्वार्टर की बात कर रहे हैं सर, इसमें तो ये सर प्रॉफिट 20 से ऊपर चला ही गया है, तो 3 लाख शेयर इश्यू हो ही जाएंगे, तो डाइल्यूटेड की बात का है, ये तो बेसिक में आ जाएंगे।
नहीं, आप मेरी बात समझें, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझें, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें बहुत गलती करते हैं बच्चे। 20 लाख का प्रॉफिट टारगेट दिया और बोला कि 20 लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट अगर हुआ फॉर द ईयर एंडिंग 31/12 31 दिसंबर X1 को ही चेक होगा ये उसका, ठीक है। मतलब ये शेयर एग्जैक्टली इशू अगर होंगे तो 31/12 X1 या उसके बाद ही होंगे। सर ऐसा क्यों सर? अरे भाई, आपको ये जो प्रॉफिट का टारगेट दिया है ये कोई क्वार्टरली या 6 महीने का या 9 महीने के हिसाब से नहीं दिया, ये फॉर द ईयर दिया है। सर मतलब ये मेरे भाई इसका मतलब समझो कि अगर आपने अभी 23 लाख रुपए का प्रॉफिट जून तक हो गया और कंपनी ने शेयर इशू कर दिए क्योंकि आप तो कह रहे हो कि हाँ 20 लाख से ऊपर प्रॉफिट हो गया सर, हमको शेयर दे दो, तो दे दो भाई। लेकिन बाद के क्वार्टर में लॉस हो गया तो फिर वो ईयर एंड पे कंडीशन पूरी नहीं हुई तो क्या शेयर वापस लेने जाएंगे क्या? ले, हाँ भाई, पहले कंडीशन ये थी रिटेल स्टोर चलाना नहीं है, जीवन भर खोलना है, तो रिटेल स्टोर तो खोलने पे मिल जाएगा, लेकिन प्रॉफिट वो जो एक्सीड होना चाहिए वो फॉर द ईयर होना चाहिए। 31 दिसंबर X1 वाले दिन देखेंगे। तो मैं पहले बता, आपके मन में कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा कि और फिर कैसे करेंगे, वो बहुत इजीली हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करो बस, बहुत इजीली हो जाएगा। बीईपीएस और डी, ये टफेस्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द टिपिकल क्वेश्चन माना जाता है, लेकिन अपन इसको बहुत आसानी से कर लेंगे। लेकिन मेरी बात को पहले समझो, हमें क्या लगता है कि जून में प्रॉफिट 23 लाख के ऊपर चला गया, अभी 23 लाख हो गया कम्युलेटिव 6 महीने का, तो 20 लाख के ऊपर चला गया तो यहां तो शेयर इशू हो ही जाएंगे। मैं कह रहा हूं यहां पे कंडीशन बन रही है कि यार 20 के ऊपर होगा तो शेयर इशू हो जाएंगे, शेयर इशू हुए नहीं है एग्जैक्टली। सर क्यों नहीं हुए सर, 20 के ऊपर हो गया तो? अरे भाई, आज कंपनी शेयर इशू कर देगी और बाद वाले क्वार्टर में लॉस हो गया, जैसा कि देखो हुआ भी, हालांकि आखिरी में 29 लाख हो रहा है, लेकिन मान लो ये 19 से और 19 से 15 हो जाए तो क्या शेयर वापस लेंगे? वो जो टारगेट दिया है ना, वो 6 महीने के प्रॉफिट का नहीं दिया, वो ईयरली दे रखा है। आप क्वेश्चन को पढ़िए। सर हाँ, थोड़ी थोड़ी बात तो समझ में आ गई, तो इसलिए अब जरा हम Q1 पे आ रहे हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। 11 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख। पहली बात तो जनवरी फरवरी मार्च में 31 मार्च तक कोई भी नया स्टोर नहीं खुला, तो नंबर ऑफ शेयर में 10 लाख के 10 लाख ही रहेंगे, कोई नए शेयर हुए ही नहीं। और 31 मार्च तक का प्रॉफिट अगर देखें तो 11 लाख ही हुआ है। वैसे भी शेयर इशू अभी मैंने बता दिया कि ये ईयर एंड पर ही होंगे, तो बेसिक ईपीएस में तो तभी आएगा जब शेयर इशू हो जाएंगे, तो यहां 1.1 ही ईपीएस रहने वाला है, कोई चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, पहली बात। अब बात करते हैं 31 मार्च को हम निकाल रहे हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। 31 मार्च को हम निकाल रहे हैं जनवरी फरवरी मार्च का डाइल्यूटेड ईपीएस की बात कर रहे हैं, तो 11 लाख डिवाइड बाय 10 लाख तो आएगी। अब देखिए, क्या आपको 31 मार्च को ऐसी सिचुएशन कोई दे रखी है कि ये इसमें खोलने वाले हैं? वो 1 मई को खोल दिया वो अलग बात है, पर ऐसा क्वेश्चन में लिखा है कि 31 मार्च को ये श्योरिटी आ गई थी, कंडीशंस पूरी हो गई थी कि अब तो अगले महीने 1 अप्रैल में या मई में खुली जाएगा। नहीं, तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स में रिटेल स्टोर की वजह से तो नील आएगा, है ना। और 11 लाख ही हुआ है यहां, तो आपको जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था वो 23 लाख पे हुआ था, 11 लाख पे तो आप भी एग्री थे कि हाँ सर शेयर इशू होंगे ही नहीं, और ना कंडीशन पूरी हुई। भाई शेयर इशू हो जाएंगे तो वो बेसिक ईपीएस में आ जाएंगे, पर शेयर इशू नहीं हुए और उस डेट पे कंडीशन है कि हाँ भविष्य में हो जाएंगे तो डाइल्यूटेड में आएंगे, है कि नहीं। तो यहां तो भैया 11 लाख का ही प्रॉफिट है, यहां तो सोचो ही मत कि अभी तो ये सोच भी नहीं सकता कि फ्यूचर में शेयर इशू हो जाएंगे। तो ये वाला जो फिलहाल 2 कंटिंजेंसी हैं, दोनों में नंबर ऑफ शेयर नील हैं, डाइल्यूटेड में नहीं है। और जैसा कि कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर में तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ शेयर नीचे बढ़ते हैं, ऊपर प्रेफरेंस डिविडेंड ऐड होता है, या कन्वर्टिबल डिबेंचर में नीचे नंबर ऑफ शेयर बढ़ते हैं, न्यूमरेटर में जो है इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स एड बैक होता है। ऑप्शन के केस में नील ऊपर न्यूमरेटर पे कोई इफेक्ट नहीं आता, वैसे ही यहां पर भी कोई इनका भी इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमें तो मालूम ही नहीं है ना कि रिटेल स्टोर इशू होने से क्या अर्निंग्स पे इंपैक्ट आएगा, और वो जो प्रॉफिट का कोई इंपैक्ट कुछ भी नहीं मालूम। और सर तो फिर ये तो बेप्स बराबर डेप्स हो गया। मैंने कहा बिल्कुल हो गया जी, Q1 में कहीं दिक्कत ही नहीं आई। अरे यार सर गजब ही बात हो गई ये तो, है ना, इजी है सर ये तो मैंने तो पहले ही कहा था, मैं तो कह के चल रहा हूं इजी है भाई,
है कि नहीं, बस कंसेप्ट से चलो। सर अब क्वार्टर टू पे आ जाओ आप। मैंने कहा लो भाई ये क्वार्टर टू पे आ जाता हूं मैं, आप क्या बात कर रहे हो, ये लो। सर क्वार्टर टू में ईयर टू डेट लोगे क्या, जनवरी से जून? नहीं 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 नहीं, क्वार्टर मतलब तो मतलब क्वार्टर मतलब तो आप समझते हो ना, जनवरी नालायक, मैं वो क्वार्टर की बात नहीं कर रहा हूं। जनवरी फरवरी मार्च के बाद अप्रैल मई और जून की बात कर रहा हूं मैं, है ना, अप्रैल मई और जून की मैं बात कर रहा हूं। सर ठीक है, आपकी बात हमने मान ली, अप्रैल मई और जून की बात आप कर रहे हो। तो अब क्या निकालोगे? मैंने कहा भाई देखो मैं इसका भी बेप्स निकालूंगा, बेसिक अर्निंग पर शेयर। ये निकल कब रहा है? 30 जून को। और निकल किस पीरियड के लिए रहा है? अप्रैल मई जून के लिए। लेकिन सवाल में जो इन्फॉर्मेशन थी वो जनवरी टू जून की थी, ईयर टू डेट थी, आप देखिए, है ना। ईयर टू डेट का मतलब ये होता है बिगिनिंग ऑफ द ईयर से जो डेट दे रखी है। अप्रैल अगर 30 जून तो जैसे 31 मार्च, ईयर स्टार्ट हुआ जनवरी, ईयर टू 31 मार्च, जनवरी टू मार्च, ईयर टू 30 जून तो जनवरी टू जून, ऐसा, है ना। तो ये डीईपीएस निकालेंगे। सर एक बात कर लेते हैं, क्वार्टर टू का प्रॉफिट बताओ। मैंने कहा सर आप बता चुके हो सर 23 लाख है। अरे कैसी बातें कर रहे हो, ईयर टू डेट था ना, जनवरी फरवरी मार्च का 11 लाख और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक का 23 लाख, तो अप्रैल मई जून का 12 लाख का है। अरे हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है सर, आपकी बात सही है, ये 12 लाख का है। तो सर ये 12 लाख यहाँ पे आएगा? मैंने कहा बिल्कुल आएगा। सर ये डीपीएस में भी 12 लाख तो आएगा ही आएगा, ये तो हमको मालूम है। मैंने कहा बिल्कुल मालूम है, तो बहुत अच्छी बात है, लिख दो। सर अब क्या करें? मैंने कहा ये अब जरा खेलेंगे यहाँ पे, है ना, खेले हम जी जान से लेकिन आराम से, है ना, ये अपन आराम से बातें कर रहे हैं। सर बेसिक ईपीएस में यहाँ पे 10 लाख शेयर तो शुरू से ही थे, 12/12, तो ये तो आने ही आने। तो सर एक बार बताओ, ये वाले तो यहाँ, चलो पहले बेसिक की बात करते हैं। हाँ अब बताइए क्या हुआ, अप्रैल मई जून। सर 1 मई को स्टोर ओपन हो गया था सर, तो मैंने कहा भाई ठीक है, ये 5000 शेयर इशू हो गए। इशू हो गए तो मैं बेसिक ईपीएस में लूंगा। अरे सर ये मई में इशू हुआ ना सर, तो अप्रैल मई जून में 3 महीने का सवाल चल रहा है ये, तो 3 महीने का, पूरे 12 महीने का चलता और शेयर 2 महीने आते तो 2/12, 6 महीने होते तो 6/12, तो सर ये तो 2/3 आएगा ना। मैंने कहा क्यों 2/3 क्यों? अरे सर अप्रैल मई जून टोटल 3 महीने की बात चल रही है, और उसमें से अप्रैल में शेयर कहाँ थे? ये केवल 1 मई को स्टोर खुला, तो 1 मई को इशू है, तो मई और जून में थे। मैंने कहा यार बहुत ही बढ़िया बात बता दी आपने, है ना, ये बात हो गई। और सर अब एक बात बता, यहां पे मेन खेल होगा। यहां पे बच्चे सोचते हैं कि सर प्रॉफिट 23 लाख हो तो गया है सर, है ना सर। देखो 11 लाख का पहले क्वार्टर में था, वहां तो सर आपने नील लिखवाया, हमने मान लिया। सर अब तो प्रॉफिट 12 लाख और होके इस तारीख तक 23 लाख हो गया ना सर, तो सर यहाँ प्लीज 3 लाख शेयर इशू हो जाएंगे सर, और 3 लाख शेयर इशू हो जाएंगे तो ये 3 लाख शेयर जोड़ दो ना सर, है कि नहीं। 3 लाख शेयर मान लो 30 जून को इशू हो गए, तो इंटू अब ये जो है इसको जोड़ दो सर, अभी फिर टाइम फैक्टर तो खैर अपन समझ लेते हैं, है कि नहीं। मैंने कहा देखो भाई कसम से मैं इसको नहीं जोड़ूंगा। सर क्यों नहीं जोड़ोगे? क्योंकि जोड़ूंगा कब? जब शेयर इशू हो जाए। जोड़ूंगा कब? जब शेयर इशू हो गए। सर हो तो गए इशू। मैंने कहा नहीं हुए ना। क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन में बोला था कि भैया ईयर का जो प्रॉफिट है ना, ये कंडीशन देखो, 20 लाख से ऊपर कौन सा प्रॉफिट जाना चाहिए? फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर को ही शेयर इशू, 31 दिसंबर को अगर ये 20 लाख से ऊपर होगा तो मैं इकट्ठे शेयर इशू कर दूंगा। तो सर यहां पे फिर बेसिक ईपीएस में कुछ नहीं आएगा। मैंने कहा कुछ नहीं आएगा। सर ऊपर अर्निंग्स में अब वो तो कुछ है ही नहीं, मुझे जैसे कन्वर्टिबल ऑप्शंस का नहीं पता होता वैसे मुझे इनका भी नहीं पता, तो सर फिर अब यहां क्या होगा? मैंने कहा जी देखो भाई 12 लाख तो ये है ही, अर्निंग्स का तो कुछ है ही नहीं, वो तो कंटिन्यूअसली इशूएबल शेयर्स हैं। अर्निंग इंपैक्ट कुछ क्वेश्चन में ना तो दिया है, यहाँ पे ना मेजरेबल है। अच्छा सर, और ये 5000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, सर ये 3333 हो रहा है। तो सर ये फिर आ जाएगा आपका 10,03,333 के आसपास। तो मैंने कहा ठीक है भाई 12 लाख डिवाइडेड बाय 10, 03333 बराबर सर ये 1.196 मतलब 1.2 ले लेते हैं अपन। ये बेसिक ईपीएस आ गया 1.2, ठीक है सर। अब डाइल्यूटेड में बताओ। अब डाइल्यूटेड में देखो हम ये 10 लाख तो लेंगे ही लेंगे, 12 लाख की अर्निंग और 10 लाख शेयर है। और ये बात मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताई हुई है कि भाई ये डाइल्यूटेड हम निकाल कब रहे हैं? 30 जून को, लेकिन निकाल फ्यूचर के हिसाब से रहे। तो फ्यूचर में ये तो इस पीरियड में अप्रैल मई जून में 5000 2/3 थे, फ्यूचर के हिसाब से तो
ये पूरे पूरे ही टाइम थे, इसमें टाइम फैक्टर नहीं आएगा। ये बात मैंने अपनी रेगुलर क्लास में स्पेशली आपको समझाई है कि डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते वक्त जो इंटर लेवल पे क्वेश्चन होते थे उसमें क्या करते थे हम कि जो अर्निंग होती थी बेसिक ईपीएस वाली और जो बेसिक ईपीएस के लिए वेटेड नंबर ऑफ शेयर होते थे वो उससे तो बेसिक ईपीएस निकल गया। और जितने भी क्वेश्चन इंटर लेवल पे हमको 99% क्वेश्चन जो थे जिसमें हमको डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना होता था वहां बेसिक ईपीएस में हमें बेसिक ईपीएस के फिगर डायरेक्टली दिए होते थे। भाई जैसे मैं एक बार आपको यहां बता देता हूं कि जैसे मान लो बेसिक अर्निंग है 1,00,000 रुपए की, अर्निंग 1,00,000 की है और नंबर ऑफ शेयर 50,000 है तो बेसिक ईपीएस आ गया 2, है ना। अब डाइल्यूटेड ईपीएस होता था, अब ये 50,000 का मतलब ये 12/12 है कि नहीं। लेकिन ये भी तो हो सकता था ना कि 50,000 शेयर में 40,000 तो 12/12 थे और 10,000 शेयर 2/12 थे, 2 ही महीने थे। तो अब हमें डायरेक्टली 50,000 दिया रहता था या जो भी नंबर दिया रहता था। अब इसी का जब हम इसी ईयर में जब हम भले ही ये 10,000 इंटू 2/12 है, इस साल जिस साल बेसिक ईपीएस आया है 2 महीने ही थे, लेकिन इसी साल का जब मैं डाइल्यूटेड ईपीएस निकालूंगा तो प्लस ऊपर जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स है उसकी वजह से अर्निंग में जो चेंज आएगा वो आएगा, नीचे जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स की वजह से नंबर बढ़ेंगे वो तो आएंगे ही, प्लस हमारी क्या आदत है कि हम बेसिक ईपीएस वाली शेयर ले लेते हैं। पर ये ध्यान रखना बेसिक ईपीएस वाला में यहां पे तो 12/12 ही आएगा, लेकिन भले इस साल ये 10,000 शेयर 2 ही महीने इशू हुए तो ये बेसिक ईपीएस में तो 2 ही महीने आएंगे, लेकिन डाइल्यूटेड तो फ्यूचर के लिए निकल रहा है ना। तो ये 10,000 शेयर जो इस साल 2 महीने थे वो अगले साल फ्यूचर में तो पूरे 12 महीने रहेंगे। इसलिए ये वाली धारणा छोड़ दीजिए। मैंने क्लास में स्पेशली बताया है कि बेसिक ईपीएस निकालते वक्त हमारे डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते वक्त हमारी आदत क्या होती है कि डाइल्यूटेड की वजह से जो नए शेयर आ रहे हैं वो तो जोड़ते हैं और बेसिक वाले एज इट इज ले लेते हैं। नहीं, एज इट इज इसलिए ले लेते हैं कि वहां पे बाइफर्केशन फैक्टर का दिया नहीं होता था। मैं फिर कह रहा हूं ये बेसिक ईपीएस में 10,000 को 2/12 लिया है क्योंकि इस साल ये दो महीने ही थे, लेकिन डाइल्यूटेड ईपीएस फ्यूचर के लिए निकल रहा है। फ्यूचर में अगर ये कन्वर्ट होंगे तो फ्यूचर में तो ये भी 12 महीने ही रहेंगे ना, बिल्कुल। तो इसलिए मैं यहां पर आपको ये बात रेगुलर क्लास में मैंने बताई, मेरे पिछले वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगी बात, है ना। अब ये 5,000 इंटू 2/3 तो यहां पर तो भैया ये पूरा ही आएगा, ये इंटू 3/3 कर लो तुम, अगले 3 महीने में तो ये है कि नहीं। अब यहां पे मैं इंटू 3/3 लिखूं, यहां पे इंटू 3/3 लिखूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वही रहेगा। अब मेन बात आएगी जी, मेन बात अब आएगी सर, क्या आएगी। हाँ, अब आपसे मैं पूछूंगा भाई बताओ ये डाइल्यूटेड ईपीएस निकल रहा है, मैंने कहा हाँ। अब जो ये तो एक कंटिजेंटली स्टोर वाली तो बात हो गई, है कि नहीं। ये शेयर तो अरे जो बीईपीएस में शेयर आ गए वो डीईपीएस में तो आएंगे ही आएंगे ना। ये 5,000 शेयर इशू हो चुके हैं इसलिए डी बेसिक अर्निंग पर शेयर में आ गए, लेकिन वो 1 मई को इशू हुए तो लिया। लेकिन उसी अप्रैल में जून के एंड में जब मैं बात कर रहा हूँ डाइल्यूटेड ईपीएस की, तो डाइल्यूटेड की बात कर रहा हूँ कि फ्यूचर में, तो फ्यूचर में तो ये 5,000 शेयर पूरे ही रहेंगे। हाँ सर देखो आपने कहा था कि सेकेंड ईयर के क्वार्टर में प्रॉफिट भले ही 23 लाख रुपए हो गया है पर शेयर इशू नहीं होंगे। बिल्कुल मैंने कहा था शेयर इशू नहीं होंगे क्योंकि वो 20 लाख के ऊपर 20 लाख की जो कंडीशन दे रखी है वो ईयर के लिए दे रखी है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं क्या प्रॉफिट 20 आज की 31 जून को देखो, क्या आज आपने कंडीशन पूरी कर दी है। हाँ सर कंडीशन तो पूरी कर दी सर। मैंने कहा कैसे, बोले सर 20 लाख के ऊपर जाते ही हम शेयर्स के लिए एलिजिबल हैं सर। हाँ पर आपको इशू आज क्यों नहीं हुए। सर इशू तो इसलिए नहीं हुए ना क्योंकि अभी आप ही ने तो कहा था हमसे कि भाई अगले क्वार्टर में नुकसान हो गया तो हो सकता है ईयर एंड पर आप 20 लाख क्रॉस ना कर पाओ, तो फिर शेयर इशू करके वापस थोड़ी लेंगे, तो एक्चुअल इशू तो दिसंबर में ही होगा। अच्छा सर, तो फिर मैं ये पूछ रहा हूं क्या सेकेंड ईयर के क्वार्टर में कंडीशन पूरी हो गई। हाँ तो सर सेकेंड ईयर के सेकेंड ईयर का क्वार्टर नहीं, सेकेंड क्वार्टर में कंडीशन पूरी हो गई। हाँ हो गई सर। 30 जून को आपने 20 लाख के ऊपर एक्सिट कर लिया। हाँ क्या आपको शेयर इशू होंगे। नहीं, पर आज इनके कन्वर्ट होने के चांसेस तो है ना। हाँ सर हैं। तो फिर इसका मतलब अगर आज के हिसाब से डाइल्यूटेड फ्यूचर को देखें तो ये 3 लाख शेयर बढ़ने की संभावना है और पोटेंशियल इक्विटी शेयर में तो वही लेते हैं। पोटेंशियल इक्विटी शेयर में वो शेयर लेते हैं जो शेयर बने नहीं है, बन सकते हैं।
तो हाँ सर, आज के कंडीशन में देखें तो ये प्रॉफिट 20 लाख से ऊपर हो गया। कितना हो गया सर? 3 लाख ऊपर हो गया। 1000 एक शेयर पे एक रुपए के प्रॉफिट पे एक शेयर, 1000 रुपए के प्रॉफिट पर 1000 शेयर, तो 3 लाख रुपए के एक्स्ट्रा प्रॉफिट पर 3 लाख शेयर इशू हो जाएंगे। सर हो जाएंगे तब देखेंगे ना, जब हो जाएंगे तब तो बेसिक ईपीएस में आ जाएंगे। पर आज ये कंडीशन, आज जो कंटिजेंटली इशुएबल शेयर्स है ना, इस डेट पर उसने कंडीशन पूरी कर दी है, तो आज इस बात के चांसेस बन गए हैं कि फ्यूचर में ये शेयर कन्वर्ट हो जाएंगे, और फ्यूचर में भैया इनकी वजह से अर्निंग इंपैक्ट तो कुछ दिया नहीं है। ओ माय गॉड, तो सर ये तो 13,05,000 हो गया सर नीचे। मैंने कहा बिल्कुल जी, 12 लाख डिवाइडेड बाय 13,05,000, सर ये तो बेसिक अर्निंग पर शेयर की ऐसी की तैसी हो गई। हाँ, तो बेसिक अर्निंग पर शेयर की ऐसी की तैसी होने को ही तो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर बोलते हैं। 0.919 आ रहा है मेरा, तो 0.92 में ले लेता हूं, ठीक है। अच्छा सर, अब आप लॉजिकली सोचें, बेसिक ईपीएस मैंने दोनों क्वार्टर का वो निकाला जो वाकई में मेरे शेयर्स थे, है ना, और डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते वक्त मेरे को ये देखना है कि क्या कोई ऐसे ऑप्शंस हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या ऐसे कोई डॉक्यूमेंट हैं, या ऐसी कोई वादे हैं जो कि कंपनी ने कर रखे हैं जिससे कि फ्यूचर में इक्विटी शेयर इश्यू होने की संभावना आज बन रही है जिस दिन मैं ईपीएस निकाल रहा हूं। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो देखो, जो ऊपर बेसिक में शेयर आ जाते तो डाइल्यूटेड में आते ही आते हैं, है ना, लेकिन ये बेसिक में 3 लाख बेसिक में क्यों नहीं आया? क्योंकि 23, यही गलती करते हैं स्टूडेंट, क्या सोचते हैं कि 23 लाख का प्रॉफिट है शेयर भी इश्यू हो जाएंगे। नहीं, वो 20 लाख वाली कंडीशन फॉर द ईयर देखनी है, तो इसलिए वो शेयर तो इश्यू नहीं होंगे, और इश्यू नहीं होंगे तो बेसिक में नहीं आएंगे। लेकिन आज मैंने 20 लाख एक्सीड कर दिया, तो मैं आज क्या सोचूंगा कि भाई साहब मैंने तो अभी 20 लाख ऊपर कर दिया, तो मेरे को शेयर इश्यू हो जाएंगे। तो हम शेयर होल्डर को रिपोर्ट करेंगे कि देख भाई प्रॉफिट बढ़ गया तो खुश मत, तो नीचे शेयर भी बढ़ रहे हैं, है कि नहीं। हाँ, जो पास्ट अर्निंग्स हैं उस पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा वो देखेंगे, है ना। तो बस यहाँ पे अर्निंग्स से तो कोई इंपैक्ट दे नहीं रखा है ना आपको, तो फ्यूचर प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं, ठीक बात है। अब क्या करें सर, अब Q3 पे आ जाओ। और सर Q3 में तो नाटक था सर वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का, लेकिन सर आपने बोला था कि आप डेबिट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन को एक बार भूल जाओ, उसका अलग से करवा देंगे Q3 का, ठीक है। हाँ, तो अप्रैल मई जून हो गया, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून, तो सर ये जुलाई अगस्त और सितंबर के आप बातें करोगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। नहीं, अर्निंग इंपैक्ट तो दे ही कहाँ रखा है ना, हमने प्रॉफिट कमा लिया है, वो वाली बात है वो तो। हाँ, तो प्रॉफिट कमा लिया तो वो 11-12 लाख ले तो लिया हमने, जो प्रॉफिट कमा लिया, अब इसके कन्वर्जन की वजह से क्या इंपैक्ट आएगा वो थोड़ी दे रखा है कुछ। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो DEPS निकालेंगे सर Q3 का, और सर DEPS भी निकालेंगे। मैंने कहा बिल्कुल निकालेंगे सर, साथ साथ निकालेंगे सर। थोड़ा सा डर लग रहा है, थोड़ी सी घबराहट हो रही है सर, थोड़ा सा चक्कर आ रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, तीसरा क्वार्टर है। ये EPS कब निकाल रहे हैं सर? 30 सितंबर को निकाल रहे हैं। कितने पीरियड के लिए निकाल रहे हैं सर? जुलाई अगस्त सितंबर में निकाल रहे हैं। और इसमें कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के साथ डिसकंटिन्यूइंग था, उसको भूल जाओ। हाँ भूल गए सर, सर आपने देखो भुला दिया है, तुझे भुला दिया है सर, ये भुलाया था आपने, देखो कि ये 23 लाख था, और फिर जनवरी से सितंबर 19 हो गया, तो 23 से 19 हो गया, तो 4 लाख का लॉस हो गया। ये 19 लाख का जो लॉस आया था ना, ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का एक लॉस था 4.5 लाख का, उसके बाद आया था सर। मैंने कहा उसको छोड़ दो, आप तो नेट टोटल मुझे नेट टोटल बता दो जी, कि नेट टोटल क्या है। आप ज्यादा टेंशन मत लो, आप तो मुझे नेट टोटल बता दो कि 4 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है, वो 4 लाख का लॉस हुआ है, कंटिन्यूइंग डिसकंटिन्यूइंग सब हटा दो, नेट टोटल बता दो सर। हाँ सर, 11 से 23 हुआ तो 12 लाख, पहले क्वार्टर में 11 का प्रॉफिट था, दूसरे क्वार्टर में 12 का प्रॉफिट था सर, और उसके बाद जो है 23 से 19 हो गया, तो 23 से 19 हो गया तो 4 लाख का लॉस आ गया। मैंने कहा ये देखो भाई 4 लाख का लॉस आ गया, है ना, तो भाई 4 लाख का लॉस तो यहां पे भी आएगा, DPS में भी 4 लाख का लॉस तो आएगा ही आएगा, ये तो सर हमको पता ही है सर। मैंने कहा जी अब आप बताओ क्या करोगे सर? एक काम करो, पेन का कलर बदल दो, थोड़ा सा ठीक रहेगा। मैंने कहा ठीक है भैया, रंग बिरंगे नोट्स ये लो, पर रंगों से कुछ नहीं होता है, कॉन्सेप्ट से जाइए। हाँ सर ये लो, ये अपन ने BPS के लिए बातें कर ली, और ये हम डेप्स DEPS के लिए बातें करेंगे आपके साथ, ठीक है सर। अब क्या करवाओगे? मैंने कहा भैया 10 लाख शेयर तो थे ही। हाँ सर,
10 लाख शेयर और थे सर। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अब अप्रैल मई जून, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून, यहां पे तो अब वो एक स्टोर खुल ही चुका था मई में, और ये अगले क्वार्टर में पूरे, इसमें कोई 2/3 नहीं, ये तो 5,000 पूरे ही आ जाएंगे। हाँ सर, ये तो 5,000 पूरे आ जाएंगे। अब हुआ साहब अप्रैल जुलाई अगस्त सितंबर में, वाकई में 1 सितंबर को एक स्टोर और खुल गया। सर एक स्टोर और खुल गया तो 5,000 शेयर और मिल जाएंगे ना सर? मैंने कहा बिल्कुल मिल जाएंगे, कोई कंडीशन वाली बात ही नहीं, मिल ही जाएंगे। पर सर 1 सितंबर है तो सर ये 1/3 ले लेना। मैंने कहा हाँ यार बात तो बिल्कुल सही है ना। और यहां पर सर ये तो रिटेल वाली कंडीशन है सर, वो कंटिजेंटली इशूएबल शेयर जो प्रॉफिट बेस्ड थे, अरे यहां तो नीली आएगा ना, क्योंकि शेयर इशू होंगे ही नहीं, शेयर इशू होंगे ही नहीं, शेयर इशू होंगे ही नहीं। और उल्टा भी तो लॉस में और आ गया, तो देख लो इसका 20 लाख से कम हो गया। यही बात पे तो मैंने ऊपर इशू नहीं किए थे। हाँ, और सर अर्निंग पे इंपैक्ट कुछ भी नहीं है, तो इस क्वार्टर में 4 लाख का प्रॉफिट हुआ है। ये फ्यूचर में शेयर हम तो रिटेल स्टोर ओपन होने पर दे रहे हैं, रिटेल स्टोर ओपन हो गए हैं, अब इसके लिए अर्निंग का कुछ दिया नहीं, तो यही रहेगा सर। ठीक है, अब क्या करना है? मैंने कहा जी 4 लाख जो है लॉस है, नेगेटिव ईपीएस भी तो डिस्क्लोज होता है। हाँ सर, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लॉस पर शेयर भी डिस्क्लोज होता है। और ये आएगा सर 5,000 इंटू 1/3, ये आ गया 1667 प्लस 10 लाख 5,000, तो सर ये आ गया 10 लाख 5,000 इंटू 1/3 10 लाख 6,667 आ गया सर। ये बड़ा इजी लग रहा है, मैंने कहा था ना आपको इजी लगेगा। ये कंसेप्ट पे जाना, 0.397 मतलब 0.4 ले लेता हूं। ठीक है सर, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से समझ में आ गया कि जो शेयर बन गए, जो शेयर्स इशू हो गए, वो तो बेसिक में ही आएगा। अब डाइल्यूटेड में सर ये 5 तो पूरे ही आएंगे, शेयर इशू हो ही चुके हैं। ये जो 5,000 1 सितंबर को इशू हुए हैं, हम डाइल्यूटेड ईपीएस 30 सितंबर को निकाल रहे हैं कि फ्यूचर में, तो भैया फ्यूचर में तो फिर ये पूरे 5,000 आएंगे ना, ये कोई 5,000 इंटू 1/3 थोड़ी आएंगे। हाँ सर, ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपने बता ही दिया। और अब फ्यूचर में देखो, ऊपर वाले डाइल्यूटेड में मैंने 3 लाख शेयर क्यों लिए थे? क्योंकि उस दिन हमारा प्रॉफिट 20 लाख से ऊपर था, तो शेयर इशू नहीं हुए थे, तो बेसिक में नहीं लिया था। लेकिन उस दिन कंडीशन एग्जिस्ट थी कि साहब ये कंडीशन पूरी हो जाएगी और मुझे फ्यूचर में शेयर मिल जाएंगे, तो मैंने पोटेंशियल इक्विटी शेयर के रूप में इसको ले लिया था। अब यहां तो स्थितियां गंभीर हैं भाई साहब, देखिए कंसेप्ट देख रहे हैं। यहां 3 लाख नहीं आए, क्यों? क्योंकि 30 सितंबर वाले दिन मेरा प्रॉफिट 19 लाख ही है, और मैं किस मुंह से बोलूं कि मेरे को शेयर मिल जाएंगे? मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि मेरा 20 से ऊपर एक्सीड होने की संभावना ही नहीं दिख रही मुझे तो यहाँ पे कुछ भी। और हाँ सर, मजा आ गया सर, ये तो सवाल इजी है, बस कंसेप्चुअल है। मैंने कहा जी ये 4 लाख है कि नहीं, और ये 4 लाख को यहाँ पे मैंने करा तो ये आ गया 10 लाख 10,000। ठीक है सर, 10 लाख 10,000 आ गया। 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख 10,000 बराबर 0.039 मतलब 0.04 आ रहा है क्या? 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख 10,000 0.396, हाँ तो 0.396 नहीं तो 0.4 ले लो, चलो 0.396 ले लिया। ये लो, ये आ गया हमारा अर्निंग पर शेयर। सर ये तो क्वार्टर 3 का भी बड़ा इजीली हो गया सर, इसमें कोई डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन आपने नहीं लिया। मैंने कहा हाँ नहीं लिया। अब सर क्वार्टर 4 की बात करो सर, टोटल भी निकालना है, याद रखना, चारों क्वार्टर के बता, खत्म मत कर देना सवाल को। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर है, इसमें भी बीईपीएस भी निकालेंगे सर हम लोग, और सर डीईपीएस भी निकालेंगे सर। मैंने कहा निकालो निकालो, कोई दिक्कत नहीं। ये लो जी, बीईपीएस और डीईपीएस में सर इसमें 19 लाख था, अब अगले क्वार्टर एंड ईयर एंड का 19 से 29 हो गया था, तो लास्ट क्वार्टर में 10 लाख का प्रॉफिट हुआ था सर। हाँ बिल्कुल 10 लाख का हुआ था जी। तो सर अब 10 लाख लोगे? मैंने कहा बिल्कुल 10 लाख लूँगा यहाँ पे। ठीक है सर। सर ये डाइल्यूटेड ईपीएस में भी चौथे क्वार्टर में 10 लाख का प्रॉफिट आएगा? मैंने कहा बिल्कुल आएगा जी। सर अब क्या होगा? मैंने कहा अभी रुको, अब अपन ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बना लेंगे। हाँ सर, ये भी बिल्कुल ठीक बात है आपकी, साथ साथ कर रहे हैं तो थोड़ा ठीक लग रहा है, इजी लग रहा है। फिर नीचे 10 लाख शेयर तो, अरे सर वो तो थे ही ना सर, वो 10 लाख शेयर तो थे ही सर, कोई इशू ही नहीं है। और
सर वो 2 रिटेल आउट ऑफ स्टोर खुल चुके थे तो वो शेयर तो इशू हो ही चुके थे, तो सर वो तो आएंगे ही आएंगे। सर वो तो यहाँ पे भी आएंगे ही आएंगे ना सर, वो तो यहाँ पर आएंगे ही आएंगे ना सर। मैंने कहा बिल्कुल आएंगे। अब बोलो क्या करना है सर? वो अब तो दिसंबर आ गया सर, अब तो ये प्रॉफिट 20 लाख से ऊपर हो ही गया ना सर। मैंने कहा कैसे? बोले सर वो 29 लाख आ तो रहा, पिछली क्वार्टर तक 19 था और 20 अब 29 लाख हो गया, तभी तो ये 10 लाख का प्रॉफिट आप दिखा रहे हो चौथे क्वार्टर में। तो ईयर एंड पर मेरा प्रॉफिट 29 लाख है, तो ईयर एंडेड में बोला था कि अगर ईयर एंडेड का प्रॉफिट 20 लाख से ऊपर हो जाता है तो अब तो कोई टेंशन नहीं है ना। अब तो इस ईयर कोई 2 साल का 20 लाख के ऊपर थोड़ी बोलता, 1 साल का ही बोला था। वो 1 साल सर पूरा हो गया है, वो 1 साल अगर पूरा हो गया है तो सर 29 लाख का जो प्रॉफिट है वो 29 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो 20 लाख वाली कंडीशन पूरी हो गई, तो सर शेयर इशू कर देंगे क्या? हाँ, पर यहां पे थोड़ी करेंगे, अभी किए थोड़ी है कि नहीं? क्वेश्चन में कहां मेंशन्ड है ना, क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, जो है ऑर्डिनरी शेयर 1000 इज कंसोलिडेटेड प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ 2 लाख फॉर द ईयर एंडेड दिस, और लिखा है क्वेश्चन में हाँ ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। क्लियर? चलिए, तो यहां पर हम क्वार्टर 4 की अगर हम बात करें और बेसिक ईपीएस की बात करेंगे, हाँ तो नहीं अगर आप अज्यूम कर लें कि हो ही गए, मैं तो कह रहा हूं इसके भाई आज ईयर एंड हुआ, अगले साल इशू होंगे ना वो तो बिल्कुल, हाँ अगले साल होंगे, तो मैं 9 लाख लेने वाला हूं ना, देख लो यहाँ पे। सर हम अज्यूम कर ले कि अभी इशू हो गए तो अभी इशू हो गए तो ऊपर भी ले सकते हैं फिर, लेकिन आज कंडीशन पूरी हुई है ना, प्रॉफिट टारगेट पूरा हुआ है, तो अब नेक्स्ट ईयर में ये तो फाइनलाइज होगी रिपोर्ट, उसके बाद होगा ना, तो प्रैक्टिकली तो अगले साल। तो हाँ, तो 10 लाख 10 ये आ गया साहब, 10 लाख डिवाइडेड बाय 10,10,000। सर ये कितना आएगा सर? मैंने कहा जी 10 लाख डिवाइडेड बाय 10,10,000, ये आ गया 0.99 आ गया हमारा बेसिक ईपीएस। सर ये तो बहुत भयंकर गिरेगा। मैंने कहा बहुत भयानक गिरेगा, भयंकर नहीं भयानक गिर जाएगा, क्योंकि नीचे 9 लाख शेयर इशू हो गए हैं, ऊपर अर्निंग पे तो कोई इंपैक्ट आया ही नहीं है। तो सर ये तो 10 और 9 19 लाख 10,000 हो गए सर। मैंने कहा हाँ जी 19 लाख 10,000 हो गया, ये माहौल बन जाएगा यहाँ पे खतरनाक सा, बहुत बुरी तरह से अर्निंग डाइल्यूट होंगी। सर 0.52 आ रहा है सर, हमारा 0.52 आ रहा है सर। मैंने कहा 0.52 आ रहा है तो लिख दो, है ना सर। हमको डाउट ये कि सर यहाँ पे जब कंडीशन पूरी होगी तो इशू होगा शेयर, है ना भाई। देखो रिटेल आउट ऑफ स्टोर ओपन हो गया तो वो 1 तारीख को ही हो गया था, तो हमने मान लिया हो गया होगा मंथ एंड तक तो शेयर इशू। अब ये तो आज 31 दिसंबर को ही कंडीशन पूरी हुई है ना, उस दिन हम रिपोर्ट कर रहे थे, तो शेयर तो नेक्स्ट ईयर इशू होंगे। तो 31 दिसंबर को तो श्योरिटी आ गई ना कि अब फ्यूचर में 9 लाख शेयर बढ़ेंगे, तो इसलिए डाइल्यूटेड में ले लिया, बेसिक में नहीं लिया। ठीक है, असम्पशन थोड़ा चेंज करते हैं, यदि थोड़ा सा इलॉजिकल जाते कि नहीं इशू हो गए तो ऊपर बेसिक इशू, देखो कंसेप्ट पे जाओ, इशू शेयर हो जाएंगे तो बेसिक में लेना ही लेना है। ठीक है सर। सर ये बात तो हो गई, अब आप बताओ वो डिसकंटिन्यूइंग वाला तो आपने कुछ बताया ही नहीं। मैंने कहा अब मैं भी देख रहा हूँ, जरा सवाल देख लेने दो। हाँ 4.5 लाख का, चलो अब मैं क्वार्टर 3 की बात, क्वार्टर 3 में था ना, कब था ये? 1 मिनट, 3rd क्वार्टर में तो था डिसकंटिन्यूइंग, हाँ 3rd क्वार्टर में। ये लो सर क्वार्टर 3 में आप डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन था, हाँ। तो सर आप एक बात बताओ, आपने हमको सिखाया था कि जब भी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस होते हैं तो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का ईपीएस अलग निकालना है, डिसकंटिन्यूड का अलग निकालना है, और फिर टोटल का भी निकालना है। हाँ तो मैं निकलवा देता हूं ना, उसमें क्या दिक्कत है? ये लो डेप्स निकाल लेते हैं, अब निकलवा देता हूं, और डेप्स निकाल लेते हैं, है ना। एक मैं आपको सीओ के लिए निकाल देता हूं, एक डीओ के लिए निकलवा देता हूं, एक टोटल के लिए। हाँ सर ये अच्छा रहेगा। चलो केवल 3rd क्वार्टर, जुलाई, अगस्त और सितंबर। सर अब क्या करवाने वाले हो? मैंने कहा भाई मुझे देख के बताओ, 3rd क्वार्टर के पहले 2nd क्वार्टर तक अर्निंग्स कितनी थी? सर 23 लाख थी सर। और 2nd क्वार्टर तक और 3rd क्वार्टर तक अर्निंग कितनी थी? सर 19 लाख। नहीं, अभी सीओ की बात करो केवल, तुम डीओ के लॉस को हटाने के बाद मत बताओ। हाँ सर आप सीओ का निकाल रहे हो क्या? मैंने कहा हाँ। तो 19 लाख थी, 19 लाख तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के लॉस के बाद थी। हाँ सर, तो अगर वो लॉस नहीं होता तो फिर ये प्रॉफिट कितना होता? सर 23,50,000 होता। तो 2nd क्वार्टर के एंड तक 23 लाख,
थर्ड क्वार्टर के एंड तक 2350 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन को अलग कर दो, तो इसका मतलब कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से तो प्रॉफिट था ना, हाँ सर, और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में 4.5 का लॉस था ना, हाँ सर, जब तो नेट देखो 4 लाख आया था 23 लाख से 19 लाख, अरे हाँ सर, ये बिल्कुल जम गया सर, मामला बैठ गया सर। और सर अब इसका आप एक बार बताओ, आप हमको वो नहीं करवाओगे क्या डिनोमिनेटर? मैंने कहा क्यों नहीं करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे डिनोमिनेटर, है ना सर। एक बात बताओ, डिनोमिनेटर तो वही रहेगा। मैंने कहा क्यों? अरे सर डिनोमिनेटर तो थर्ड क्वार्टर का सर वही रहेगा ना, 10,06,667। मैंने कहा हाँ भैया 10,06,667, डाइल्यूटेड का 10,10,000। सर नंबर ऑफ शेयर तो वही रहने वाले हैं, सीओडीओ से क्या फर्क पड़ेगा, वो तो आपने प्रॉफिट्स को अलग अलग करा। मैंने कहा बस आपको अगर ये बात समझ में आ गई तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं जरा 1 मिनट इसकी कैलकुलेशन आपको लिखवाऊं कि डायरेक्ट लिखवा देता हूं ना, हाँ क्या दिक्कत है। ये लो, ये आ गया अपना, कितना आ गया थर्ड क्वार्टर में, ये रहा 10,06,667, 10,06,667, 10,06,667, 10,06,667। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 50,000 डिवाइडेड बाय 10,06,667, नंबर ऑफ शेयर सीओडी 0.04, तो ये आ रहा है, हाँ सर ये 0.04 आ गया। फिर ये 4,50,000 डिवाइडेड बाय 10,06,667, सर ये 0.44 नेगेटिव आ रहा है। मैंने कहा आने दो जी, और ये तो वही आ जाएगा ना जो ऊपर आया था, हाँ सर ऊपर वाला ही आ जाएगा, क्वार्टर 3 वाला 0.4, 0.4 नेट वही आ रहा है। इधर सर, इधर डिसकंटिन्यू, अब हम बात करें डीईपीएस की, तो सर ये तो 50,000 है ही, ये 4.5 लाख है ही, है ना सर, अर्निंग तो वही है, और ये 4 लाख है ही टोटल में, हाँ सर। अब मैंने कहा जी इसमें आप जो है डीईपीएस की बातें कर लें, तो नंबर ऑफ शेयर वही क्वार्टरली वाले, वही वाले ले लेना जो क्वार्टर 3 में आपने डीईपीएस में लिए थे। सर क्वार्टर 3 में डीईपीएस में लिए थे हमने 10,10,000। मैंने कहा ले लो जी 10,10,000, क्या दिक्कत आ रही है आपकी? 10,10,000, 10,10,000, 10,10,000, सीओडीओ का अलग अलग ही तो करना था। 50,000 डिवाइडेड बाय 10,10,000 बराबर 0.049, है ना। 4,50,000 डिवाइडेड बाय 10,10,000 बराबर 0.4455 नेगेटिव, और ये 4 लाख डिवाइडेड बाय 10,10,000 0.4, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वही आ गया। तो ये देखिए कंटिजेंटली इशूएबल शेयर्स का क्वेश्चन क्लियर हो गया। आप मेरी बात को, इसका पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मेन बात इसमें यही थी कि जो शेयर इशू हो जाएंगे वो बेसिक ईपीएस में आएंगे। अब वो बेसिक ईपीएस में आएंगे तो निश्चित तौर से डाइल्यूटेड में भी आएंगे। बेसिक ईपीएस में हो सकता है वो किसी टाइम फैक्टर के लिए आए, लेकिन डाइल्यूटेड ईपीएस तो फ्यूचर के लिए बात हो रही, तो वो टोटल पूरे पीरियड के लिए आएंगे। और अब रही बात ऐसे शेयर्स की जो इक्विटी शेयर नहीं बने हैं, तो जो नहीं बने हैं वो बेसिक में आएंगे ही नहीं, तो वो डाइल्यूटेड में आएंगे। और वो डाइल्यूटेड में भी कब आएंगे? कि जिस दिन आप शेयर ईपीएस निकाल रहे उस दिन उसके फ्यूचर में इशू होने की संभावना है। तो फिर हमने बात की कि सेकेंड ईयर में इशू, सेकेंड क्वार्टर में उसके इशू होने की संभावना क्यों बन गई थी? क्योंकि हमारा प्रॉफिट 20 के ऊपर निकल गया था। तो शेयर का जो एग्जैक्टली इशू होंगे वो 20 लाख के प्रॉफिट के ऊपर वाले शेयर, वो एग्जैक्टली तो ईयर एंड के प्रॉफिट के बाद ही इशू होंगे, है ना। इसीलिए आप देखेंगे कि हाँ ईयर एंड पे भी अगर वो इशू हो जाते तो मैं उसको फोर्थ क्वार्टर के बेसिक ईपीएस में ले लेता, है ना। लेकिन वो इशू हुआ ही नहीं। ईयर एंड पे जाके मुझे पता पड़ा कि मेरा प्रॉफिट 20 लाख के ऊपर है। नहीं सर, सेकंड क्वार्टर में भी पता चल गया था। सेकंड क्वार्टर में पता तो चल गया था, लेकिन मुझे डाउट था कि अगले फ्यूचर क्वार्टर्स में अगर लॉस हो गया तो मेरे को ईयर एंड पे हो सकता है शेयर ना मिले। तो इसलिए मेन बात थी कि शेयर, देखिए आप सेकंड क्वार्टर में मेन बात थी कि मैंने 20 लाख से ऊपर प्रॉफिट होते हुए भी ये माना कि भाई शेयर इशू नहीं होंगे, क्योंकि वो कंडीशन ईयरली थी,
लेकिन उस दिन चूंकि 20 से ऊपर था तो मेरे को ये तो था कि मैंने कंडीशन पूरी कर दी तो फ्यूचर में मेरे शेयर इश्यू हो सकते, तो उस दिन पोटेंशियल इक्विटी शेयर थे ये। लेकिन आप देखें अगले क्वार्टर में ये 3 लाख पोटेंशियल इक्विटी शेयर रहे नहीं, क्यों? क्योंकि अगले क्वार्टर में मैं 20 लाख से बहुत नीचे आ गया, लॉस में आ गया उल्टा। और फिर फोर्थ क्वार्टर में मैंने जैसे ही 29 लाख तक पहुंचा तो आई एम श्योर ईयर एंड वाली कंडीशन पूरी होगी, तो मैंने 9 लाख शेयर ले लिए। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग कंटिजेंटली इशुएबल शेयर। और आप देखेंगे अब मैं आपसे कहूंगा कि ये जो कंटिजेंटली इशुएबल शेयर्स हैं इसकी थ्योरी हम लिखेंगे यहां पर, ठीक है? थ्योरी हमने आपको क्लास में लिखवाई हुई है इसकी। और तो आप ये देखिए कंटिजेंटली इशुएबल शेयर्स की जो थ्योरी हमने लिखवा रखी है, देखिए कि कंटिजेंटली इशुएबल शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स टू बी इशूड ऑन सम कंटिजेंसी से बिजनेस कॉम्बिनेशन में हमने शेयर इशू किए हैं। और क्या लिखा देखें यहां पर, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ एनी कंडीशन से प्रॉफिट टारगेट से ओपनिंग न्यू स्टोर्स, अभी हमने किया क्वेश्चन। डेफिनेटली अर्निंग्स में इसकी वजह से कोई चेंज नहीं लिया, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं है। उसके बाद कितने शेयर नीचे बढ़ेंगे, जो डिनोमिनेटर में क्या एडजस्टमेंट होगा, जो नीचे नंबर ऑफ शेयर प्रॉमिस्ड हैं, जैसे 5000 शेयर थे एक रिटेल आउटलेट पर, या हर 1000 रुपए के प्रॉफिट पर 1 लाख शेयर 1000 शेयर्स थे, है ना? ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो टाइम फैक्टर लेगा वो कैसे लेंगे भाई, ये अगर शुरू से था वो तो ईयर बिगिनिंग से ईयर एंड तक 12/12 ले लेंगे। लेकिन हो सकता है कि भाई ईयर बिगिनिंग में वो शेयर्स ही ना हो, वो शेयर्स हमको 2 महीने बाद इश्यू हो, तो कंटिजेंट शेयर्स की एग्रीमेंट डेट ले लेते हैं। ये तो टाइम फैक्टर पहले भी सिखाया हुआ है कि नहीं? जरूरी नहीं है वो ईयर एंड तक ही हो सकता है बीच में ही वो शेयर इश्यू हो जाए। इस सवाल में कंटिजेंट वो जो 20 लाख रुपए के प्रॉफिट वाला शेयर था वो इशू ही नहीं हुआ इस साल तक, इसलिए पूरा 12/12 ही देखिए हमने, पूरा जो 3/3 का पीरियड था वो लिया क्वार्टरली। ईयरली देखें तो 12/12 है कि नहीं? तो यहां पर ये हो गया, ठीक है। और एक चीज इसमें हम अभी बात कर लेते हैं भाई, टाइम फैक्टर कैसे लेना है। टाइम फैक्टर कैसे लेना है वो तो हमने आपको डिस्कस किया हुआ है क्लास में। ऑब्वियस सी बात है ना भाई, कोई शेयर शुरू से आखिरी तक थे तो 12/12, अगर पूरे 12 महीने की बात करूं, क्वार्टरली बात करूं तो 3/3। कोई शेयर शुरू से लेकर 10 महीने तक थे तो 10/12। कोई शेयर मान लीजिए जनवरी से दिसंबर है, फरवरी से दिसंबर तक थे, मार्च से फरवरी से दिसंबर तक थे तो वैसे 10/12। अप्रैल से दिसंबर तक थे तो 9/12। मान लीजिए कोई शेयर फरवरी से जुलाई तक ही थे तो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 6/12। ये तो टाइम फैक्टर तो वैसे ही लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ तो देखिए हमने Q1 का भी निकाल लिया, क्वार्टर 1 का BEPS और DEPS, Q2 का भी निकाल लिया, Q3 का भी निकाल लिया, Q4 का भी निकाल लिया, ठीक है। और मैंने आपको Q4 का Q3 का DC और CO भी निकाल लिया, राइट, और वो तो टोटल भी निकलवा दिया। अब ओवरऑल हमसे टोटल भी तो पूछा है भाई, ओवरऑल टोटल तो बाकी है ना अभी हमारा। देखो ना हमने भी क्वार्टर वाइज ही निकाला है। हाँ वो मैं करा रहा हूं, मुझे याद है भाई। तो अब फटाफट वो तो इजीली हो जाएगा। अब फॉर द ईयर टोटल फुल ईयर का देखें, एनुअल बात कर लें, एनुअल वो मैंने पहले DCO बता दिया ना आपको। सर ठीक है, BEPS एनुअल पूरे साल का बताओ। अरे सर पूरे साल का तो बिल्कुल सिंपल है, मैंने कहा 29 लाख का प्रॉफिट है ना। हाँ सर बिल्कुल, फाइनली तो 29 का ही है एज ऑन। DPS में सर क्या मजाक है सर, ये भी 29 लाख का ईयरली प्रॉफिट तो आ ही गया ना सर हमारा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है सर, अब अपन नंबर ऑफ शेयर ले लेंगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल लेंगे, घबराओ मत, लेना ही होगा वो तो, नंबर ऑफ शेयर तो हम लेंगे ही लेंगे। सर अब क्या करवाएंगे आप? मैंने कहा भाई देखो ये 29 लाख हो गया। हाँ सर शेयर्स में कितने लोग हैं? देखो 10 लाख शेयर तो थे ही। हाँ सर थे ही पूरे साल में। हाँ देखना आप ध्यान से, ईयरली चल रहा हूं तो डिवाइड बाय 3 नहीं, डिवाइड बाय 12 होगा। तो जो पहला वाला रिटेल स्टोर था वो कब खोला था? मई में। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 1 मई को शेयर इश्यू हुए थे, तो वो 5000 शेयर तो 8/12 थे ना। अरे हाँ सर, और फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अगला रिटेल स्टोर 1 सितंबर को हुआ था, तो 5000 शेयर वहां इशू हुए थे। तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4/12। हालांकि ये दोनों 5000 इंटू 8/12 और 5000 इंटू 4/12, ये ओवरऑल 5000 शेयर हो गए। सर गजब हो गया सर, ये तो हम तो गलती कर, हाँ बस बाकी क्या, बाकी नील, बाकी बेसिक EPS में तो तब, हाँ ईयर एंड पे तो बिल्कुल 9 लाख शेयर इशू हो रहे हैं। ईयर एंड पे शेयर हो गया कि 9 लाख शेयर इशू होंगे, लेकिन हमने माना ना कि वो तो अगले साल होंगे। हमने 20 लाख वाली कंडीशन पूरी कर दी, पर शेयर अभी इशू नहीं हुए हैं। तो सर 29 लाख, मैंने कहा हाँ
सर डिवाइडेड बाय, हाँ 10,05,000। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। सर ये कितना आएगा? मैंने कहा जी ये आएगा आपका बेसिक ईपीएस 29 लाख डिवाइडेड बाय 10,05,000 बराबर 2.88, तो 2.89 ले लेता हूं मैं। और सर यहाँ पर डाइल्यूटेड में देखो ये 10 लाख आएंगे सर, बिल्कुल आएंगे सर। ये 5,000 पूरे आएंगे क्योंकि तो इस साल 8/12 थे, लेकिन डाइल्यूटेड तो फ्यूचर के लिए निकल रहा था, फ्यूचर में तो पूरे ही रहेंगे। हाँ सर ये वाले 5,000, मैंने कहा ये भी पूरे ही आएंगे सर। और इस डेट पर तो ईयरली प्रॉफिट की 20 लाख रुपए वाली कंडीशन पूरी हो चुकी है। मैंने कहा हाँ हो चुकी है। तो फिर सर 9 लाख शेयर इशू होंगे फ्यूचर में? मैंने कहा हाँ होंगे। सर फिर ये 9 लाख पूरे ले लो आप। मैंने कहा ले लिए जी आपने बोला तो। सर 29 लाख सर डिवाइडेड बाय 10, 19, 19 लाख 10,000। सर ये तो भयानक इफेक्ट आ गया सर। मैंने कहा बिल्कुल 29 लाख डिवाइडेड बाय 19,10,000 बराबर 1.518, मतलब 1.52 ले लो अप्रोक्सीमेटली। आप चेक कर, ये आ गया देखो, मॉड्यूल से चेक कर लेंगे, सारे आंसर मैच हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लिया। थ्योरी भी हम लिख चुके हैं आप लोग, मैंने पहले लिखवा दी थी क्लास में। और उसके बाद ये कंटिजेंटली इश्यूएबल शेयर्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें क्वार्टरली भी ईपीएस निकाला हमने, एनुअली भी ईपीएस निकाला, और इसमें डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन भी आ गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं मान के चलता हूं कि भाई आपको क्वेश्चन मेरा समझ में बिल्कुल आया होगा। बहुत अच्छे से, बहुत फेयरली हमने किया इस क्वेश्चन को। चलिए ओके, टाटा बाय बाय, टाटा टाटा टाटा।